हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एवरीडे विद रेनू। इस क्लास में हम सी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में देखेंगे। 2024 में जो आया है उसका हमारा ये एच सेट है, जिसमें आप देख सकते हैं हमारे पास 2.5 घंटे का टाइम होता है और इसमें टोटल 150 MCQs आते हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम हमारा 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। आज इस क्लास में हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। ठीक है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस एंड आंसर देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है पार्ट 1, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय डैश को देते हैं और असफलता का डैश को। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपका लिखा हुआ होता है, किसी में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से आपको सबसे सूटेबल आंसर को चूज़ करना होता है। जो आपका बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का पोर्शन होता है उसमें सारे आंसर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो उसमें से सबसे एक्यूरेट आंसर को आपको चूज़ करना होता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट आपका ऑप्शन है योग्यता और अच्छी किस्मत। सेकेंड ऑप्शन कार्य कठिनाई, मतलब एक क्वेश्चन में आपके 2 डैश हैं, तो इसी तरह फर्स्ट वाले में क्या आएगा, योग्यता और अच्छी किस्मत, सेकेंड वाले में कार्य कठिनाई। तो इसमें से आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो आपको सबसे सूटेबल आंसर चूज़ करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सफलता का श्रेय हम किसे देंगे, अच्छी किस्मत को। एक मेहनती शिक्षार्थी कभी भी सफलता का श्रेय नहीं देंगे, वो किसको देंगे, योग्यता और कोशिश को। तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड तो एलिमिनेट हो गया, सेकेंड एंड फोर्थ में से हमें चूज़ करना है। अब जैसे हम अच्छी किस्मत को सफलता का श्रेय नहीं देंगे, वैसे ही असफलता का श्रेय भी खराब किस्मत को नहीं दे सकते। तो इट मीन्स अपर्याप्त कोशिश। हमारा ऑप्शन फोर्थ सही है। हम एबिलिटी एंड एफर्ट, मतलब जितनी हमने कोशिश की है उसका श्रेय हम सफलता को देंगे, और अपर्याप्त कोशिश मतलब हमारी कोशिशों में कमी है जो हम फेल हुए हैं। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा फोर्थ, एबिलिटी एंड एफर्ट एंड इनसफिशिएंट एफर्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हमशक्ल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं। मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। बच्चों में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता का विकास होता है। तो सबसे पहले आपको समीप, दूराभिमुख, इन इंग्लिश प्रॉक्सी मॉडिस्टल। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर लिखना है कि इसका ये जो सिद्धांत है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, कि विकास हमारा क्या है, मल्टी डायरेक्शनल में होता है, मल्टी डायमेंशनल में होता है। हालांकि ये हमारे सारे ही आंसर सही हैं, लेकिन जो समीप दूराभिमुख सिद्धांत है इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर है वो है थर्ड, मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाइकोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। अब हमें आंसर देना है, वाइकोस्की हमारे एक राइटर हैं CDP के, इनके अनुसार जो इन्होंने अपनी फिलॉसफी दी है उसके अकॉर्डिंग बच्चे स्वयं से बात क्यों करते हैं। हमें इसमें से फोर्थ ऑप्शन में से सबसे सूटेबल आंसर बताना है जो वाइकोस्की ने कहा है। ओके, विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए, आत्म सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए, जब वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हों, मतलब जब एडल्ट उन्हें इग्नोर कर रहे हैं इसलिए वो अपने आप से बातें कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है। थर्ड, क्योंकि वे आत्म केंद्रित होते हैं, क्योंकि उन्हें खुद से बात करना पसंद है, तो नहीं। क्योंकि उनकी सोच अतार्किक या लॉजिकल है, तो ये भी नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा थर्ड का 1, विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए, मतलब वो खुद को सेल्फ रेगुलेट करते हैं। ठीक है, मतलब खुद को विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए वो खुद से बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक विचार में चुनौतियाँ किसमें स्पष्ट होती हैं, ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार में,
मस्तिष्क पक्षाघात में, स्वलीन क्रम विकार में या अधिगमनात्मक विकलांगता में। कुछ हिंदी के वर्ड टफ होते हैं तो आप इन्हें इंग्लिश में भी देख सकते हैं कि इंग्लिश में कुछ वर्ड ईजिली समझ में आ जाते हैं, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है थर्ड, स्वलीन क्रम विकार में, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में। मतलब हमारे अंदर कुछ कमी होती है जिसकी वजह से हम सामाजिक संचार में चुनौतियाँ फेस करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, वायोस्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलम्बन का उदाहरण है। ये भी वायोस्की के बारे में है, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग हमें बताना है ये स्कैफोल्डिंग क्या होता है, ठीक है। स्कैफोल्डिंग के बारे में बताना है। किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए एक श्रेणी प्रदान करना। एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब देने के लिए कहना। एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर इसमें महारत हासिल करना, ठीक है। तो इसमें से जो सबसे सूटेबल आंसर है वो आपको देना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 3, एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब देने के लिए कहना, ठीक है। जिसमें हम फ्रीडम फील करते हैं वही हमारा सबसे सूटेबल माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, लेखन वैकल्पिका की विशेषता है डिस्ग्राफिया। इसे आप लेखन वैकल्य कहें या डिस्ग्राफिया कहें। इसमें क्या माना जाता है, ये भी एक हमारा डिसऑर्डर होता है बच्चों के अंदर। तो आपको ये बताना है डिस्ग्राफिया किससे रिलेटेड है। विलंबित गतिक कौशल से, लिखित कार्यों में चुनौती से, पढ़ने के प्रवाह में कमी या दोहरावदार व्यवहार। विलंबित गतिक कौशल क्या होता है, जब हम मोटर स्किल देर से सीखते हैं। मोटर स्किल क्या होती है, जैसे चीज़ों को पकड़ना, उन्हें बैलेंस करना। जैसे हम हाथ से जब एक बच्चा हाथ से कुछ पकड़ना सीखता है तो पहले उसे नहीं पकड़ना आता, फिर धीरे धीरे वो सीखता है, तो उसे मोटर स्किल कहते हैं, ठीक है। सेकेंड है लिखित कार्य में चुनौती, उसे लिखने में परेशानी होती है। तो जो हमारा डिस्ग्राफिया है वो हमारा इसी से रिलेटेड है, डिफ़िकल्टीज इन राइटिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को किस कार्य पर बल देना चाहिए। अब इसमें शिक्षक से रिलेटेड है कि शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो आपको जो सबसे सूटेबल आंसर है वही देना है। फर्स्ट है ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करे। समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना। बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधकीय समस्याओं में विभाजित करना। और समस्या से संबंधित जानकारी के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना। इसमें अब इसे करने का सबसे इजी तरीका क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सबसे पहले ये देखेंगे और निगेटिव जो वर्ड हैं उनको हटाएंगे। जैसे इसमें क्या है, एक ही पहलू पर ध्यान देना, ठीक है। तो एक ही पहलू पर तो ध्यान देंगे नहीं, टीचर का काम क्या है, वो ओवरऑल हर सारे पहलू को देखे, तो हमारा 4 तो होगा ही नहीं। तो इसका जो आंसर है वो 3 है, बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। मतलब जो बहुत ज़्यादा मुश्किल समस्या है पहले उन्हें वो छोटे फेजेस में बच्चों के सामने प्रेजेंट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, अब ये हमारा असर्शन और रीज़न के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब इसमें 2 बातें दी गई हैं, आपको बताना है कि दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, एक सही है या एक गलत है, या एक दूसरे को सही से एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। ओके, तो फर्स्ट हम इसको रीड कर लेते हैं अभिकथन को। एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। तो बिल्कुल राइट बात है। जो टीचर्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए, बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। सेकेंड हमारा जो कारण है इसके पीछे, समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को भी अपनाना चाहिए। मूल्यांकन हम किसे कहते हैं, जब हम किसी चीज़ को जांचते हैं, इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। तो उसके मानकीकरण को अपनाना ये प्रॉपर इसका रीज़न नहीं है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा
ए हमारा राइट है और आर गलत है, ठीक है। तो 8 का 1 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। रचनावादी दृष्टिकोण से अब जो हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू है उसके अकॉर्डिंग हमें फोर्थ में से एक ऑप्शन चूज़ करना है। ऑप्शन नंबर 1, व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं। व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है। सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेट पर संघों को लिखना है, ठीक है। तो कोरी स्लेट पर बस संघों का लिखना, ये क्या है? एक तरह से निगेटिव है। बस आ गया ना इसमें, बस मतलब लिमिट लग गई, तो ये तो हमारा निगेटिव है। हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि फोर्थ आंसर तो हमारा होना ही नहीं है, ठीक है। तो उसका जो सबसे सूटेबल आंसर है वो थर्ड है, सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। विस्तार क्या होता है? उसका बड़ा होना, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है और ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा फिर से असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। रीज़न सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है, तो ये दोनों ही सही हैं। और जो सीखना है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में होता है, और जो इफ़ेक्टिव टीचर्स होते हैं वो अपनी डेली लाइफ में जो सब कुछ चल रहा है उससे बच्चों को रिनोन कराते हैं, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? थर्ड, ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? तो हमें क्या देना है? नहीं देना है। इसका मतलब है इसमें से अर्थपूर्ण अधिगम के 3 राइट आंसर हैं, हमें रॉन्ग वाला चूज़ करना है, ओके। तो हमें नेगेटिव वर्ड ही ढूंढना है। तो फर्स्ट वर्ड है जानकारी को रटना, और एजुकेशन में हमें रटना नहीं सिखाया जाता, तो यही हमारा नेगेटिव वर्ड है और यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 फिर असर्शन और रीजन का क्वेश्चन हमें मिल गया है। शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए व लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। अब इसमें क्या बताया गया है? लड़का लड़की में भेद करना, ठीक है। जेंडर के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से जेंडर को बताया कि लड़के खेल खेलेंगे, ठीक है, और लड़कियाँ क्या करेंगी? वो कला अलंकरण में ध्यान देंगी। तो जो हमारा मॉडर्न टाइम है उसमें हम जेंडर को लेके भेदभाव नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अभिकथन क्या है? रॉन्ग है। अब रीज़न, बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक विभिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, तो ये सही है, ठीक है। तो हमारा आर सही है, ए गलत है। तो इसमें हमारा बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक विभिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। Children acquire gender roles primarily because of underlying biological difference। नहीं, तो ये भी हमारा गलत है। इसमें हमारे दोनों ही गलत है, तो ए और आर दोनों गलत है, ठीक है। जैविक विभिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं नहीं आती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, गति संवेदी शिक्षार्थी के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। जो काइनेस्टिक लर्नर्स होते हैं कैसे सीखना पसंद करते हैं? देखकर, छूकर, करने और चलने फिरने से या सुनने से। तो जो गति संवेदी होते हैं वो क्या करते हैं? मूवमेंट से सीखते हैं, करने और चलने फिरने से, ठीक है। देखने, छूने और सुनने में हमारी कोई खास मूवमेंट नहीं होती है, लेकिन डूइंग एंड मूविंग ये काइनेस्टिक लर्नर्स का यूज़ में आती है, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार है ये भी हमारे एक साइकोलॉजिकल है। बुद्धि का उच्च प्रदर्शन होगा, मतलब एक वैज्ञानिक है उसके अकॉर्डिंग बुद्धि का उच्च प्रदर्शन कैसा होगा और एक मूर्तिकार के अकॉर्डिंग कैसा होगा, ठीक है। तो हमें इन दोनों में से बताना है। तो जो वैज्ञानिक हैं वो कैसी सोच रखते हैं? तार्किक, लॉजिकल। तो जिसमें आप देख सकते हो थर्ड वाले में हमें मिल रहा है। और जो मूर्तिकार है वो कैसी रखेगा? गति संवेदी। क्वेश्चन नंबर 15 समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? समावेशन क्या होता है? इंक्लूजन, मतलब जब आप इंक्लूसिव
एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे उसमें ऐसी शिक्षा के बारे में बात की जाती है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट बच्चों को एक साथ पढ़ाने पर जोर देते हैं, ठीक है। तो समावेशन को जो हम चाह रहे हैं कि नए नए बैकग्राउंड के बच्चे एक साथ पढ़ें, तो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है हमें ये बताना है। 4 ऑप्शन है, 4 में से हमें देखना है चारों सही हैं, 3 सही हैं, 2 सही हैं या 1 सही है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन के नीचे भी ऑप्शन है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें बहुत ध्यान से करना चाहिए। फर्स्ट है लचीला पाठ्यक्रम, बिल्कुल होना चाहिए फ्लेक्सिबल करिकुलम कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए उपयोगी हो सके। सहयोगात्मक अधिगम, सब आपस में साथ में सीखें, ये भी ठीक है। पृथक्करण और नामीकरण, पृथक्करण क्या होता है? अलग करना, हमें तो अलग करना ही नहीं है, हमें तो साथ में लाना है, तो ये थर्ड वाला हमारा रॉन्ग है। और फिर गम्य इमारतें, एसेसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग ऐसी बिल्डिंग हो जो सबके लिए ईजीबल हो, एसेसिबल हो, ये तो ये भी राइट है। तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ हमारा राइट है, जो हमारे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फोर्थ में मिलेगा। ओके, इसमें हर उससे 30-30 क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह CDP से भी 30 क्वेश्चन है जिसमें से हम 15 कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, बच्चे जब अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। मतलब बच्चे क्या फील करेंगे जब वो बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता, सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह, प्रदर्शन करने के लिए उच्च स्तर पर चिंता या अधिगम व्यवस्था, हेल्पलेसनेस नेगेटिव वर्ड है, हट जाएगा। ऐसे ही चिंता नहीं होगा, निम्न स्तर, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह। ओके, हम नेगेटिव वर्ड्स की यूज़ करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हमें फिर असर्शन और रीज़न का मिल गया है। 5-6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। ओके, दबाव तो हमें बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए बच्चों पे, सही है। बच्चे 5-6 साल के बाद गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण करते हैं, ये भी राइट है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है, तो आंसर 3 हमारा इसका राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है, ये पूछे जाने पर सिया कहती है भगवान अपने कंधे पर पानी की बाल्टियाँ ढो ढो कर थक चुके थे, ऐसी व्याख्याएं करता है। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है बेसिकली कि आप बच्चों से कोई भी क्वेश्चन पूछोगे तो वो अपना एक पूर्वाग्रह लेकर चलते हैं, मतलब उन्हें वो एक आइडिया लेके चलते हैं कि हाँ ये इसलिए होता है, ठीक है। कुछ उन्हें बड़े बताते हैं, कुछ वो अपने आप से मान लेते हैं, ठीक है। तो उसका रीज़न आपको बताना है, ऐसा क्यों कहते हैं बच्चे। फर्स्ट वन, चित्रित करते हैं कि बच्चों का एक आत्म केंद्रित दृष्टिकोण है और वे दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकते। तो ये क्या नेगेटिव है, ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। सेकंड, स्पष्ट करती है कि बच्चे तर्क करने में सक्षम नहीं हैं, तो बच्चे लॉजिक कर सकते हैं, तो ये भी हमारा नेगेटिव है, तो फर्स्ट भी हमारा नहीं है और सेकंड भी नहीं है। थर्ड, साबित करती है कि बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से बहुत कम है, कम नेगेटिव वर्ड हो गया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। संकेत करती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है, जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, तो यही हमारा राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन को हमने कितनी आसानी से कर लिया, हम सारे नेगेटिव वर्ड को हटा देंगे, ठीक है। तो जो हमारा पॉजिटिव आंसर है वो हमारा फोर्थ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है। पियाजे कौन है? ये भी हमारे एक थिंकर हैं जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। इसमें इन्होंने किस तरह से बताया, इसको हमें बताना है कि विकास कैसे होता है। तो जब आप पियाजे को पढ़ेंगे तो देखेंगे इन्होंने 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरणों में की बात की है, मतलब 4 क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस बताए हैं कि किस तरह वर्गीकरण किया है कि बच्चे इस एज से इस एज तक कैसे होते हैं, फिर इस एज में आने के बाद कैसे हो जाते हैं। इस तरह से इन्होंने 4 एजेस बताए हैं, ठीक है।
जब आप पियाजे को डिटेल में पढ़ेंगे तो उसका आंसर आपको इसमें मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20, विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 साल का लड़का खेलने के लिए एक गुड़िया उठाता है। उसके कुछ साथियों ने उसका मजाक बनाया। ठीक है, अब इसमें शिक्षक लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है। मतलब जो एक टीचर है वो क्या चाहता है कि बच्चों के बीच में जेंडर को लेके ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो वो क्या करेगा। ठीक है, तो आपको फोर्थ ऑप्शन में सबसे सूटेबल चुनना है। तो आप निगेटिव वर्ड जहाँ आएगा उसे हटाते रहेंगे। ओके, तो सबसे बात करनी चाहिए कि गुड़िया लड़कियों के लिए उपयुक्त है, लड़कियों के लिए उपयुक्त है। ये क्या है, नेगेटिव वर्ड है, जेंडर की बात आ गई फिर कि लड़कियां हैं तो गुड़िया से खेलेंगी, लड़के हैं तो वो बहादुरी का काम करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। सेकेंड, ऋषभ से कहना चाहिए कि वे किसी और खिलौने के साथ खेले, ये भी नहीं है। क्यों खेले, उसका मन गुड़िया से है तो गुड़िया से खेल सकता है। ठीक है। थर्ड, ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों से कहना चाहिए कि वे भी अपने पसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं, ये हमारा सही है। फोर्थ, बिना कुछ कहे गुड़िया को हटा देना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए। अगर वो बिना कुछ कहे हटा देगा तो बच्चों को इसके बारे में कैसे समझा पाएगा। ठीक है, तो हमने निगेटिव वर्ड हटा दिए, तो हमारा आंसर नंबर 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है, जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की कहलाई जाती है। वह विकास की कौन सी अवधि कहलाई जाती है? प्रोत्साहन, उत्प्रेरक, चुनौतीपूर्ण या कुटलेखन। सॉरी, उत्प्रेरणा की बात हो रही है। ठीक है, अगर हम इंग्लिश में भी देखेंगे तो देखो एम्प्लाइड सेंसिटिविटी, मतलब आप थोड़ा थोड़ा अगर इसको मोटा मोटा देखें, सेंसिटिविटी की बात हो रही है, तो इसमें कौन सी विधि अपनाई गई है? चुनौतीपूर्ण, क्रिटिकल पीरियड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकता का ध्यान रखते समय से बचना चाहिए। मतलब किस चीज़ से बचना चाहिए टीचर को? ऐसे बच्चों के लिए जो किससे जूझ रहे हो? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, मतलब जिन्हें ध्यान एकाग्र करने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो टीचर्स को ध्यान करना चाहिए कि वो विकर्षण और शोर करने से बचें। ठीक है, पाठ्यक्रम और सामग्री और निर्देशों में लचीलापन, कार्य को छोटे आसानी से प्रबंधनीय भागों में तोड़ने, बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करने। तो ऐसा नहीं है, सबसे सुटेबल आंसर क्या है? शोर ना हो क्लास में। ठीक है, क्लास में अगर शोर नहीं होगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो ऐसे बच्चों को फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। और 23, लॉरेंस कोलिंगवर्ग ने तर्क दिया है। लॉरेंस कोलिंगवर्ग के अकॉर्डिंग हमें बताना है बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है, बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होता है, नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है, बच्चों के नैतिक तर्क में लिंग भेद होता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा 1, जो बच्चों में नैतिक विकास है वो कैसा होता है? कंटिन्यूस मैनर में होता है, मतलब ऑल टाइम होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 24, कोलबर्ग ने के नैतिक विकास के किस चरण में? कोलबर्ग ने नैतिक विकास के स्टेजेस दिए हैं, इसमें पूछा है कौन से चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आपको इसमें क्या बताना है? कोलबर्ग ने जो चरण दिए हैं, स्टेजेस दिए हैं नैतिक विकास से रिलेटेड, उसमें से कौन से चरण में बच्चे ये सोचते हैं लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, उत्तर पारंपरिक, गैर पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक या पारंपरिक। तो इसका राइट आंसर है पारंपरिक। ठीक है, ये 4 स्टेजेस हैं, इसमें से आपको एक चूज़ करना था जिसमें बच्चे क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ओके। 25, जीन प्याजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्करण जैसे 4 + 5 = 9, तो 9 - 5 = 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है। मतलब एक बच्चा है जैसे ये नहीं समझ में आ रहा 4 + 5 9 होते हैं, तो 9 में से 5 माइनस करेंगे हम तो भी 4 होगा। अगर वो ये चीज़, ये लॉजिक नहीं समझ पा रहा है, तो ये उसका रीज़न क्या है? जीववादी सोच, अपरिवर्तनीयता, आत्म केंद्रियता या अवधारणात्मक केंद्रीकरण। तो इसका राइट आंसर है अपरिवर्तनीयता, E
रिवर्सिबिलिटी, मतलब वो इरिवर्सिबिलिटी को नहीं समझ पा रहा है कि चीज़ें वापस कैसे मैथ्स में किस तरीके से एक स्टेज से दूसरे स्टेज में चेंजेस लेती हैं और फिर वापस उसी स्टेज में आ जाती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, फिर असर्शन और रीज़न का हमें क्वेश्चन मिल गया। शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर ही डालनी चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर शिक्षक छात्रों से दूरी बना लेंगे और उन्हें प्राथमिक जिम्मेदारी भी नहीं सिखाएंगे तो वो बिल्कुल ही गलत होगा, बच्चों का विकास ढंग से नहीं हो पाएगा। सेकेंड वन, अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकारी वादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। तो ये भी गलत है। लोकतांत्रिक क्या होता है? जिसमें पूरी फ्रीडम मिलती है, और एकाधिकारवादी जिसमें एक का ही शासन हो। तो लोकतांत्रिक वातावरण ज़्यादा अच्छा होता है, इसमें सबको फ्रीडम मिले। तो ये दोनों ही क्या है? गलत है। तो आंसर नंबर सेकेंड, ए और आर दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 27 हमें फिर असर्शन और रीज़न का मिला है। शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। Scaffolding provided by the teacher hinders the learning process of children. कारण लेवास्की ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेरफेर करके सीखते हैं। अब इसमें आपको देखना है अभिकथन और कारण दोनों में से क्या सही है और क्या गलत है। शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है, तो ये रॉन्ग है। ठीक है। लेवास्की ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेरफेर करके सीखते हैं, तो ये हमारा सही है। ठीक है। दोनों ही हमारे गलत हैं। हेरफेर नहीं कर सकते हम पर्यावरण में, हाँ, लेकिन पर्यावरण में कार्य करके सीखते हैं। ठीक है। तो दोनों ही गलत हैं, ए और आर दोनों ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? बाहरी अभिप्रेरणा किसे कहते हैं हम? एक्सटर्निस्टिक मोटिवेशन, जो हमें बाहर से मोटिवेशन मिलती है। ठीक है। एक होती है हमारी इंटरनल मोटिवेशन, जो हमें अंदर से मिलती है कुछ कार्य करने की। जैसे हम बहुत खुश हैं तो हम कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे दूसरे को भी खुशी मिले। ठीक है। तो ये क्या है? हमारी अंदर से हमें मोटिवेशन मिल रही है। और बाहर से मोटिवेशन मिल रही है, कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, एनकरेज कर रहा है, उसे हम बाहरी अभिप्रेरणा कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या है बाहरी प्रेरणा का? तो देखो, अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, वातावरण बाहर का है। ठीक है। तो सही है। अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि क्या होती है? पर्सनल होती है, तो ये नहीं है। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत फिर पर्सनल आ गया, तो ये भी नहीं है। अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारकों से आंतरिक फिर हमारा इंटरनल हो गया पर्सनल, तो ये भी नहीं है। उसका 28 का आंसर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30, अब हमारे लास्ट दो क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास दिया है, उसके जो मील के पत्थर हैं दो महत्वपूर्ण, वो आपको बताने हैं कौन कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड, वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण, ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड डेफर्ड इमिटेशन। जब आप पियाजे को रीड करेंगे तब आपको इसका आंसर पता चलेगा। ठीक है। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, बच्चे। इसमें हम बताना है बच्चे कैसे होते हैं। ठीक है। अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है। सेकेंड, इस दुनिया में आनुवंशिक कोड के साथ आते हैं जो उनकी नियति तय करते हैं। थर्ड, उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। फोर्थ, इस संसार में खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं। तो जो इसका सबसे सूटेबल आंसर है वो आपको देना है। तो खाली स्लेट बच्चे होते हैं, कुछ जगह आप पढ़ेंगे, लेकिन ये इसका राइट आंसर नहीं है। ठीक है। जब बच्चा कुछ भी सीखने आता है तो आप देखेंगे वो अपने साथ अपने पूर्वाग्रह लाता है। ठीक है। उसकी कुछ खुद की कुछ नॉलेज होती है। ठीक है। इसका राइट आंसर है थर्ड, उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। ठीक है।
तो बच्चे जिस समाज में रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो वहाँ से बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट हम किसी और सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।